नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर जिले के पंखाजूर में उत्साह का माहौल देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है नर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंखाजूर में करोड़ों की सौगात की है और हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की सौगात यहाँ पर लगभग 284 करोड़ की सौगात दी है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ आगमन खास करके पंखाजूर में और आज नारायण मेला का 62वां यहाँ पर मेला का शुभारंभ था, उसमें आने की उन्होंने बात कही थी। आज आकर के वहाँ दर्शन भी किए, वहाँ के सभी स्वामी जियों का आशीर्वाद भी लिया। उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता की दृष्टि 286 करोड़ के बहुत सारे पुल पुलिया सहित बहुत सारे निर्माण कार्यों के भी आज उसका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है और बहुत सारे का वहाँ घोषणा भी हुआ है। उसमें बंग जो पढ़ाई के लिए हमारे प्राथमिक स्तर बच्चों के शिक्षा बंगला शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, पढ़ाई के लिए यहाँ पर डिवाइडर के पर नगर पंचायत में निर्माण के साथ साथ अन्य और भी यहाँ पर सीसी सड़क के साथ साथ बहुत सारे कामों की अलग से घोषणा भी की है, जिनका आने वाले समय में उसका निर्माण होगा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे लिए बहुत सारे सौगात लेकर आया है। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके आने से हमारे परलकोट के साथ साथ पूरा कांकेर जिले को बहुत सारी सौगातें प्राप्त हुई है। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ और बात करने के लिए क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, उनसे जानेंगे कैसे देखते हैं इतनी बड़ी सौगात कांकेर जिले वासियों को मिला है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। परलकोट के इतिहास में 62 वर्षों से जो नर नारायण मेला हो रहा है, इसमें पहली बार किसी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और 286 करोड़ से भी अधिक लोकार्पण और भूमि पूजन के पूरा कांकेर जिला का यहाँ विकास कार्य का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बस्तर में पहली बार ऐसा हुआ है कि परलकोट क्षेत्र में किसी ब्लॉक मुख्यालय में जाकर के किसी माननीय मुख्यमंत्री ने इतने सारे कार्यक्रम का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। आज से पहले नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बड़े नेता यानी विकासखंड स्तर के जगह में नहीं जाते थे, जिला मुख्यालय में भूमि पूजन और लोकार्पण करते थे। आने वाला समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र का दोगुना विकास होगा। जी बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सांसद जी, जिनका साफ कहना है कि नक्सल मुक्त होने के बाद प्रदेश के मुखिया खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ब्लॉक जैसे क्षेत्र में पहुंचकर भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है। कांकेर जिले के पंखाजूर में नर नारायण सेवा आश्रम मेले में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य आगमन हुआ। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पूरा इलाका उत्साह और उल्लास से भर गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंखाजूर और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए करीब 285 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंखाजूर जैसे दुरुस्त और सीमावर्ती अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के स्वागत में लोगों का जोश और विश्वास साफ झलक रहा था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस दौरे को पंखाजूर के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है और मुख्यमंत्री का आभार जताया। मकर संक्रांति के अवसर पर नर नारायण मेला भव्य रूप से होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और आज मेरा सौभाग्य की पहली बार नर नारायण आश्रम जाने का अवसर मिला और आज कांकेर जिले को 286 करोड़ के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें भूमि पूजन भी है और लोकार्पण भी है। और यहाँ पर नगर पंचायत में गौरव पथ निर्माण की मांग हुई है, जिसकी घोषणा की है। आने वाले समय में उसका निर्माण और एक लंबा रोड है और कई कामों का घोषणा हुआ है जो आने वाले समय में बनेगा। और आज का ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग जी, हमारे विधानसभा के विधायक विक्रम सेंडी जी, आसाराम निशाम जी। मुख्यमंत्री जी आज परलकोट के शहीद भीम सिंह के वीर भूमि में आए थे और इस प्रकार के सौगात
हमारे परलकोट क्षेत्र को मिला है और पूरे जिला को मिला। मैं वास्तव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत पुराना मांग था यहाँ पर बंगला सब्जेक्ट, उसको आने वाले सत्र में पहले से लेकर 8वीं तक का बंगला सब्जेक्ट का मैंने पढ़ाने के लिए घोषणा किया। बड़ा क्षेत्र के लिए है हिंदी नाला के लिए दोनों उसने एक जीवन काल के लिए घोषणा की है, उनके लिए भी ठीक है। वहाँ पर आग लग जाता है, एक आग बुझाने के लिए कोई गाड़ी नहीं था, उसके लिए उसने घोषणा किया है। इसलिए जो आज का प्रोग्राम था बहुत सफल प्रोग्राम था और सीएम साहब ने जो घोषणा किया है और वो मांग पूरा भी हो जाएगा। और साथ में जितने 201 करोड़ का यहाँ पर घोषणा हुआ है। ये परलकोट की जो बंगभाषी हमारे साथी हैं, यहाँ जो निवासरत है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो बंगला भाषी लोग हैं, उनके संघर्ष की जीत का आज दिवस है। आज मुख्यमंत्री महोदय एक दिवसीय प्रवास पर पखांजूर आए हुए थे और बंगला भाषी लोग, हम लोग काफी समय से शासन के पास ये मांग लेकर, अपनी गुहार लेकर उनके पास गए हुए थे कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बंगला भाषा में, मातृभाषा बंगला में हमें पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि हम हमारे संस्कृति सभ्यता से दूर ना हो। उस क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाले सत्र में बंगला भाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो हमारे जो लोग हैं, हमारे बंगला भाषी लोग, उन्हें मिलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका श्रेय परलकोट की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ के जो बंग समाज के लोग हैं, उनके जो संघर्ष है, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज दिन हमको देखने को मिला है। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा पंखाजूर के लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आया है। अब क्षेत्रवासियों को इन घोषणाओं के जल्द धरातल पर उतारने का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग जिले के उरला क्षेत्र के वार्ड नंबर 57 संगम चौक में इन दिनों हालात बेहद खराब है। यहां पिछले 6 दिनों से ना तो सफाई हो रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की कोई गतिविधि दिखाई दे रही है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल गई है। नालियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। महिलाएं खासतौर पर इस गंदगी और अव्यवस्था को लेकर नाराज नजर आ रही हैं। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब रात होते ही पूरा वार्ड अंधेरे में डूब जाता है। महीनों से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है, जिससे असामाजिक तत्वों का डर बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो नगर निगम और ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कदम उठाया है। वार्डवासियों ने पार्षद सरस निर्मलकर और नगर निगम प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने और कचरा हटाने और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने की मांग की है। नगर निगम के जरिए से, लेकिन हमने विरोध करा कि यहाँ बहुत सारा जनसंख्या है, छोटे छोटे बच्चे है, वहीं पे पास में सरकारी स्कूल भी है और घर भी है। अगर ओकर जो है गोदाम बन जाये तो अगर प्रदूषित से हमन बहुत प्रभावित हो, बच्चा मन बीमार हो, हैजा फैले के संभावना हुई में है ना, मलेरिया डेंगू सब बहुत हो, एक से शिशु मृत्यु माता मृत्यु बहुत हुई है ना। तो हमन विरोध करते हैं कि यहाँ कचरा गोदाम नहीं बनना चाहिए। हाँ, महापौर से भी शिकायत करे हैं, लेकिन महापौर एक भी बार यहाँ देखे पर नहीं आए। किरण साहू। कारण ये है कि मेरे वार्ड में अभी तक मतलब 6 दिन हो गया। 6 दिन के अंतर्गत मेरे वार्ड की जो सफाई व्यवस्था को क्या है, निगम प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा क्या बंद करवा दिया गया है। कारण पूछने पर कोई कारण हमको नहीं दिया जा रहा है कि किस कारण से बंद किया है, किसका आदेश है, उसका भी हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ हमारे वार्ड की जो जनता है बहुत रोष व्यक्त कर रहे हैं। घरों में क्या है वैसी कचरा रखा हुआ है, नालियाँ वैसी बजा रही है, झाड़ू बिल्कुल नहीं लग रहा है। कारण पूछने पर कोई अभी तक हमको जानकारी नहीं दिया गया है कि किस कारण से यहाँ मना किया गया है। आप वहाँ के पार्षद भी हो? जी हाँ, मैं यहाँ का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 57 का पार्षद हूँ मैं। जी हाँ, मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई सुनवाई हमको देखने को नहीं मिल रही है। और देखा जाए तो मैं बीजेपी का पार्षद होगा, मुझे भी सोचता, मतलब देखा जाए कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है मेरे वार्ड के साथ, है ना। दुर्गेश गुप्ता जी से मैं चर्चा किया था, लेकिन उसने क्या फोन नहीं उठाया, मना कर दिया बात करने को। अगर आपसे पहले होगा, अगर आपकी मांग पूरा नहीं होगा, हाँ,
महापौर से मैं कॉल भी लगाया था मैडम जी को, लेकिन क्या रिसीव नहीं की। महापौर क्या जानकारी देती है आपको? अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि मना क्यों किया गया है। क्या उनके संज्ञान में तो पहुंच गया होगा मेरे ख्याल से, इतना कुछ हो गया है तो उनके संज्ञान में पहुंच चुका है, लेकिन उसके द्वारा भी अभी तक हमें कोई कॉल नहीं आया इस मामले में। मैं कॉल भी किया था उनको, मैं उठाई भी नहीं। पूरा वार्ड प्रभावित है? पूरा वार्ड, मेरे वार्ड जो वार्ड 57 का पूरा प्रभावित है। एक सप्ताह क्या होता है बताइए, अगर एक दिन भी अगर कचरा कलेक्शन नहीं होता है घरों से तो लोग चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, तो 6 दिन क्या होता है सोचिए। 6 दिन, तो 6 दिन में घर की स्थिति बहुत खराब है। और मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पेट्रोल पंप के पास अभी भी क्या है कचरा डाला जा रहा है। मैं उसका वीडियो बना के भेजा हूँ मैं। और वहाँ के जो हवा का जो रुख है इस तरफ आता है, कई लोग क्या बीमार भी पड़ चुके हैं उस तरह। आपका बजरंग होटल के पीछे हो चाहे रामनगर हो, रामनगर से मेरे पास कॉल आया था रात को 12 बजे, मेरे पास फोन आया हुआ है कि उसका अभी तक दुर्गेश गुप्ता इसका निराकरण बिल्कुल नहीं किया गया है। बस वही मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड का विकास करने दीजिए, सफाई व्यवस्था करवाइए, अन्यथा निगम घेराव के लिए हम जाएंगे। मैं सरस कुमार निमकर, वार्ड क्रमांक 57 का पास। बीजापुर जिले के गंगालोर तहसील में धान खरीदी केंद्रों पर धान का समय पर उठाना न होने के कारण भंडारण की गंभीर समस्या सामने आ रही है, जिसके चलते प्रबंधक ने खरीदी बंद करने की चेतावनी भी दी है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और एसडीएम को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जिला विपणन अधिकारी तत्काल उठाव सुनिश्चित करे। गोदाम और खेल मैदान भर चुके हैं, जिससे नए धान खरीदने की जगह नहीं बची और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजापुर जिला में, पूरे जिले भर में आपने देखा होगा खबरें जो बीजापुर जिला में लगातार धान उठाव को लेकर जो धान मंडियों के प्रबंधकों ने कलेक्टर को अल्टीमेटम दिए थे। अल्टीमेटम के बाद भी जिले में धान उठाव न होने के कारण धान मंडियों में काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसको लेकर आप देख पा रहे, मैं इस वक्त गंगालूर का जो धान मंडी है वहां पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो यहाँ का धान मंडी में जो किसान है वो ऐसे जगह जहाँ पानी भरा हुआ है उन ऐसे जगह में अपना धान लाकर खाली किए हैं। ऐसे में किसानों को काफी तकलीफ हो रही है। जो धान मंडी है गंगालूर का जो धान मंडी है, वो धान मंडी में जो जगह है वो जगह पूरा भर चुका है। ये जो जितने भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया में ये बाजू में एक सीआरपीएफ कैंप है, इधर सामने में थाना है। वैसे में यहाँ पे जगह की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में यहाँ के जो प्रबंधक है वो काफी परेशान है और जो किसान है वो भी परेशान है, क्योंकि जगह नहीं है। अब देखेंगे यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी में लाइन खड़े हो गए और अंदर में भी पूरे गाड़ियां लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें किसानों को धान खाली करके उन्हें बोरी भरने के लिए जगह नहीं। इस कंडीशन में चल रहा है पूरे जिले में, वही हालात है बीजापुर जो गंगालूर धान मंडी का। और दूसरा है चेरपाल में भी काफी समस्या है। ये दोनों मंडियों का एक अलग भाग है, वो ये फर्स्ट है और सेकंड चेरपाल है। और यहाँ के प्रबंधक ये अब तक का कितना धान खरीदी हुआ इसके बारे में प्रबंधक से जानकारी लेंगे। प्रबंधक क्या जानकारी देंगे? अभी शासन का निर्देश है कंटिन्यू धान खरीदी रोकना नहीं है, करना है ऐसा करके। तो नए जगह देखे हैं, तो उस जगह में सोमवार से वहाँ पे खरीदी करेंगे और तकरीबन 35,000 कुंटल। हाँ, उठाव का ही मेन समस्या है जिले में। हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ मेरा 35,000 कुंटल खरीदी हुआ है और सिर्फ 180 कुंटल उठा हुआ है। और उठाव अगर हो जाए तो यहीं पर पर्याप्त जगह मिल जाएगा और यहाँ पर खरीदी कर पाएंगे। वो अब डिप्टी कलेक्टर सर का निर्देश है कोई जगह वैकल्पिक व्यवस्था के लिए देने के लिए, तो तहसीलदार साहब जी इसको दिए हैं, जगह निर्धारित किए हैं। सर मेरा नाम मनीष पटेल है।
मैं लेम्स चेरपाल का कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। हमारे पास लगभग 12,000 कुंटल का धान खरीदी हो चुका है अभी तक। हाँ कि उठाव होगा, अभी आश्वासन तो मिला है लेकिन अभी तक तो चालू नहीं हुआ है यहाँ उठाव। 7,200 क्विंटल का बफर लिमिट है, उसके बाद धान उठने का था। 150 किसान और बचे हैं अभी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में दुर्ग स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में महिला उत्पीड़न मामलों को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। यह आयोग की 398वीं और दुर्ग जिले के 13वीं जनसुनवाई थी, जिसमें कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई हुई है। आयोग की सदस्य ओजस्वी मड्डावी और सहप्रभारी लक्ष्मी वर्मा भी उपस्थित रही। सुनवाई के दौरान न्यायालय में लंबित मामले को नस्तीबद्ध किया गया। वहीं कुछ प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए। संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में भी समाधान निकलने पर प्रकरण समाप्त किए गए। आज दुर्ग में आज और कल 2 दिन की सुनवाई है। दोनों दिन 35-35 मामले रखे गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के बाद दुर्ग जिले से महिलाओं के आयोग में प्रकरणों की संख्या लगभग ज्यादा है। अभी कुल 170 मामले थे, तो हमने 2 दिन सुनवाई में 70 मामले रखे हैं। और आज हमारे जो 35 मामले हैं उनमें 15 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं और 2 मामले हमने रायपुर ट्रांसफर किए हैं और 13 मामले ऐसे थे जिसमें कि दोनों ही पक्ष नहीं आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर सकें और महिलाओं के मामलों में हम उनको रिलीफ दे सकें। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ से तो हम सुलह के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यदि उनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या विचाराधीन है, केवल उसी कंडीशन में हम मामलों को नस्तीबद्ध करते हैं, उनको न्यायालय जाने की सलाह देते हैं। अन्यथा मैक्सिमम मामले हमारे यहाँ से होते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि अभी 2 दिन पहले रायपुर में एक कपल के बीच मामला 15 लाख में के सेटलमेंट में हुआ है और 2 दिन के अंदर उसे 10 लाख रुपए भी दे दिए गए। उनका म्यूचुअल डिवोर्स भी पेश हो गया है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको फुल एंड फाइनल हम सेटलमेंट कराएं। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। आप किस विषय पर चाहते हैं? नहीं, दुर्ग का ऐसे तो दुर्ग में एक ये था कि जिसमें एक लेडी थी, मैं पूरा तो अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, परंतु उसमें उसके नंदोई तहसीलदार थे और उसके घर पे सास ससुर ने कब्जा कर लिया था। तहसीलदार का बोर्ड लगा था और आवेदिका का पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी संपत्ति हड़पने की किया था। तो उस केस में हमने आयोग से जब फैसला किया था तो वो लड़की अपने घर में भी शिफ्ट हो गई। अब उसके सास ससुर ने अपना केस हाईकोर्ट में लगा रखा है, तो अब हमारे यहाँ से मामला चला गया। नहीं, अभी हमारे पास हार्डली 1100 ही मामले पेंडिंग है। आज हमारे दुर्ग संभाग का जन सुनवाई था। इसमें 35 प्रकरण लगा था, जिसमें 15 केस नस्तीबद्ध हुआ है और 2 केस रायपुर ट्रांसफर कर दी गई है और 13 सुनवाई हुआ है, जिसमें बहुत सारे केस थे, जिसमें महिला जैसे एक पत्नी रहते हुए दूसरे महिला से संबंध ऐसा केस था और जमीनी विवाद का और अन्य बहुत सारे केस था, जिसका आज निराकरण दुर्ग में। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का एक बार मुद्दा फिर चर्चा में है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में बेड़े तेवड़ा गांव में सामने आया मामला जो है, आप बता दें, सियासी में जो है हलचल मचा दी है। देखिए कि हमारी खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। कई बार यह सामाजिक तनाव का कारण भी बन चुका है। हाल ही में कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में सामने आए मामले ने एक बार फिर इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशाराम नेताम ने साफ कहा कि धर्मांतरण आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जबरन या प्रलोभन देकर किया गया धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है।
विधायक ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की बातें जो हैं गरमाती रही हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का खेल बस्तर में किया जाता है वो काफी वृहद रूप है। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण भी किया जाता है, ऐसे तमाम खबरें सामने आती हैं। इन सब चीजों को लेकर धर्मांतरण पर किस तरह से रखते हैं नजर, हमारे साथ बात करेंगे आसाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में जो है धर्मांतरण को लेकर कई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कहीं पर गांव बस्ती की खबरें भी आती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं धर्मांतरण को बस्तर में? धर्मांतरण ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे बस्तर के लिए अभिशाप है। ये जो धर्मांतरण इन लोगों जो अदर लोग आए हैं, क्रिश्चियन लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे भाई बहन जो है भोले भाले हैं, इनकी कमजोरी को देखना, इनकी जो अनपढ़ता को देखना, ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको देखते हुए उनको एक्रोचमेंट करना, उनको धर्मांतरित परिवर्तन करना, लालच देना, ये हमारे बस्तर के लिए बहुत ही घातक है। ये कैंसर के बराबर है। और आज हम विशेषकर मैं हर जनता जनार्दन के पास जाता हूं, उनको पूछता हूं कि समस्या क्या है और क्या समस्या के कारण से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जा रहे हैं, इससे क्या होगा। ऐसे बोलने से वो लोग कई बात बोल भी नहीं पाते, ना कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये मूल धर्म में रहिए, यही आपकी पहचान है, यही आपकी संस्कृति है। जो हमारी देवी देवता जो है, हमारे बूढ़ा देव हैं, हमारे शीतला माता है, हमारे कर्मा माता है, हमारे परमेश्वरी भगवान है, ये हमारी देवी देवता है जो हमारे पुरखा सियान लोगों ने हमें दिए हैं और यही हमारी पहचान बनाए हैं। इनको ही मानना है, दूसरे की धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म में अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जाना ये हमारे संस्कृति का खिलाफ है। इसमें ना जाइए और जो भी समस्या परेशानी है लोगों के साथ जुड़िए, सरकार के साथ जुड़िए, सरकार की योजना के साथ जुड़िए, वो आपका हल होगा और ये आपका विकास होगा। लेकिन कोई पढ़ा लिखा ना होने के कारण से ये धर्मांतर की ओर जाते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति के विकास, अंतिम गांव के तक नाली, सीसी रोड, पानी, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे लोग धर्मांतरित ना हो, अपना मूल धर्म में हो। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये तमाम लोग आए दिन इस चिंता करते हैं। और चिंता करने के साथ साथ आज हमारे बस्तर में नक्सलाइट जो समाप्त हुआ है और उसी में विकास की बयार बढ़ रहा है और हमारे जो धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग भी पुनः अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। ये पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोची अनुसार आज विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग के साथ आज समाज जुड़ रहा है, समाज के साथ परिवार जुड़ रहा है और परिवार अपने मूल धर्म में फिर वापसी हो रहे हैं। और जो वापसी हो रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जात, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति आपसे पहचान है। पुनः आप अपने मूल धर्म में आइए, अपने जाति को अच्छा ऊंचा करे और बूढ़ा देव शीतला माता की पूजा अर्चना में जुड़ जाइए। आप देखे होंगे कि क्या लगता क्या है कि बस्तर में इतना मिशनरी धर्मांतरण जैसे होना काफी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण क्या है, अंदरूनी इलाके में जाओ तो देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो धर्मांतरित नजर आते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आप यहाँ पर मिशनरी इतना एक्टिव रूप से अपना प्रसार करते हैं? क्या है कि मिशनरी जो है उनमें जुनून टाइप के लोगों को जोड़ने की लोग तात्पर्य में रहते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी गरीबी के साथ मजाक बनाते हैं, उनकी जो स्थिति के साथ मजाक बनाते हैं। इस कारण से वो लोग को नहीं मालूम जो धर्मांतरित हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कैसा है, उनको जानकारी के अभाव है, उनकी सोचने के अभाव है, इस कारण से धर्मांतरित होते हैं। जब कोई आदमी खत्म होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तब उनको मालूम होता है कि हम लोग कौन सा धर्म में हैं। और उसी का कि आज वो धर्मांतरित हो जाते हैं, मिशनरीकरण में हो जाते हैं, उनकी जो गरीबी में उन लोग ने लालच देते हैं और लालच में आ जाते हैं, उनके पास कोई जानकारी ना हो, अशिक्षा होने के कारण से वो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। जब कोई घटना होता है, कोई बड़ा विकराल आता है, तब उनको पता चलता है कि हम लोग धर्मांतरित हुए, क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति क्या जानेगा, वो अशिक्षक है, वो क्या जानेगा कि धर्म क्या है, धर्मांतर क्या है। वो भी अभी भी मैं वही धर्म
मैं उसी समाज में हूं, उसी मेरी चल रहा है, ऐसा उनका सोच है। उनको हमको जागरूक बनाना पड़ेगा, हमको उनको शिक्षा की ओर अच्छा करना पड़ेगा, उनको अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। और हमारे जो क्षेत्र है उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगा। हॉस्टल में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। जो लोगों के है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अन्न, इनकी सबकी व्यवस्था करेंगे तो कोई धर्मांतरित नहीं होंगे। मूल धर्म में वो लोग वापस आने के लिए तत्पर है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग धर्मांतरित हैं वो अपने मूल धर्म पर वापस भी आए, और जिस तरह से मिशनरी ने बस्तर में अपना पैर पसारा है वो उनकी दीक्षा और अज्ञानता के चलते ही उन्होंने यह धर्म अपनाया है। और जब कोई मुसीबतें आती हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ पर आ गए हैं। तो आसाराम जी का साफ कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपने मूल धर्म में आए, क्योंकि मूल धर्म अपना घर ही घर होता है। दूसरों का घर पे कब तक आप मेहमान बने रहेंगे। तो लोगों से अपील भी है कि वे जल्द से जल्द अपने मूल धर्म पे लौटे, यही आसाराम जी का कहना है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। विधायक आसाराम नेताम ने स्पष्ट कह दिया कि आदिवासी समाज की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला